डॉक्टर जो सबको रखता है निरोगी, डॉक्टर जो आगाह करता है स्वस्थ जीवन के लिए, डॉक्टर जो लाता है सबके चेहरे पर मुस्कान, डॉक्टर जो बीमारी से लड़ते व्यक्ति के लिए आखिरी उम्मीद होता है। मिलिए प्रदेश के जाने माने डॉक्टर्स से और जानिए अपनी बीमारी का सटीक इलाज। आफ्टर गॉड। नमस्कार, साधना न्यूज मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आफ्टर गॉड में आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर के.एस. रावत। आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं और इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में कार्यरत भी हैं। अमूमन कई तरह की बीमारियां होती हैं, लेकिन वो बीमारियां जिनका संबंध मस्तिष्क से होता है, उनका इलाज भी जटिल होता है और वो लंबा समय भी लेती हैं। लेकिन ये कौन सी बीमारियां हैं, कैसे इनका इलाज हो सकता है, इस पर अवेयरनेस की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह की बीमारियों को लेकर हम अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज मध्य प्रदेश। थैंक यू सर। हम सबसे पहले तो हम न्यूरोलॉजिस्ट पे बात करेंगे कि ये जो शब्द है न्यूरोलॉजिस्ट, ये आम आदमी थोड़ा समझने में इसे तकलीफ होती है कि आखिर एक न्यूरोलॉजिस्ट का काम होता क्या है, किस तरह की बीमारियां वो ठीक करता है। ओके। तो न्यूरोलॉजिस्ट मतलब न्यूरोफिशियन, जो ब्रेन और स्पाइन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, जो बीमारियां होती है, उसका इलाज करते हैं। जैसे जो कॉमन हम देखते हैं, जो पैरालिसिस, लकवा या स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, एपिलेप्सी जो मिर्गी जो बोलते हैं, और सिर दर्द की जो बीमारियां होती है, चक्कर आना या किसी भी तरह का दर्द, शरीर में किसी भी तरह का दर्द हो, चाहे वो स्पाइन का हो और हाथ या पैरों का दर्द हो, या कोई किसी को चलने में दिक्कत होना, हाथ चोरी आना, जैसे पार्किंसन डिसीज है, या याददाश्त में कमी आना, ये सब चीजें जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट के अंदर आता है। और ऐसे कोई यदि बीमारियां हो तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। जितनी बीमारियों का आपने नाम लिया है, ये सब मस्तिष्क से संबंधित होती हैं। बिल्कुल। तो सवाल ये भी उठता है कि बीमारियां होती क्यों हैं? क्या खान पान की कमी से होती है, शहरी जो जीवन शैली है उससे होती है, या ये वंशानुगत होती है, या और भी कोई कारण होता है इसका? बहुत सारी बीमारियों का, जैसे अलग अलग बीमारी है, उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यदि हम स्ट्रोक की बात करें, जो आम जिंदगी में बहुत देखने को मिलती है, स्ट्रोक या कोई पैरालिसिस बोलते हैं, या ब्रेन का जो लकवा होता है उसको बोलते हैं। तो लकवा या स्ट्रोक के अलग अलग कारण होते हैं। जो ज्यादातर जो कॉमन कारण है, एक तो बीपी, शुगर की शिकायत, कोलेस्ट्रॉल का बड़ा होना, लाइफ स्टाइल। जैसे आज की जो तारीख में ज्यादातर लोगों की जो लाइफ स्टाइल वो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है। काम मतलब हैवी वर्क कुछ रहता नहीं है, एक जगह पर बैठे रहने का काम होना, या वजन का बनना, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये जो पैरालिसिस के ज्यादातर कॉमन कारण है जो बड़े लोगों में होते हैं। और भी कारण होते हैं, जैसे हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो, ये सब कारण होते हैं जिसमें पैरालिसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि हम हेडेक की बात करें तो हेडेक में ज्यादातर हम लोगों को देखते हैं माइग्रेन की शिकायत होती है। माइग्रेन में से परिवार में भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। और माइग्रेन के साथ किसी किसी को, अभी बहुत सारे लोगों को आज की जो तारीख में वर्क का प्रेशर बहुत हो गया है लोगों में, तो टेंशन टाइप हेडेक अब माइग्रेन से ज्यादा होने लगा है। तो काम को लेके जो स्ट्रेस होता है, जो टेंशन टाइप हेडेक होता है, तो और भी टाइप्स हेडेक होते हैं। तो और जैसे यदि हम कहें पार्किंसन डिसीज है, तो पार्किंसन डिसीज भी जेनेटिक भी होते हैं, और भी ऐसे कारण होते हैं जिसमें धीरे धीरे हमारे जो ब्रेन की जो सेल्स होती हैं वो डेथ होने लगती है, उसका काम करना धीमापन होता है, तो पार्किंसन जैसे डिसीज होती है। सर, पार्किंसन, माफी चाह रहा हूँ, पार्किंसन और अल्जाइमर ये क्या अलग अलग हैं? बिल्कुल अलग अलग है। पार्किंसन डिसीज में क्या होता है कि हमारे जो बॉडी का मूवमेंट्स है वो स्लो हो जाता है। आप जैसे देखोगे तो पार्किंसन डिसीज के जो पेशेंट होते हैं, उनके काम करने की जो स्पीड है वो स्लो होने लगती है। जैसे चलने की स्पीड स्लो, उठने की स्पीड स्लो, खाना खाने की स्पीड स्लो, या हर काम मतलब धीमापन होने लग जाता है। किसी किसी को ट्रेमर्स, जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है, ऑटोमेटिक जो मूवमेंट्स होते हैं, इनवॉल्युंटरी मूवमेंट जो बोलते हैं, रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं, अपने आप हाथों का हिलना होता है। हाँ, चेहरे में जो एक्सप्रेशन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, मास्क लाइक फेस जिसको बोलते हैं। हाथ पैरों में जकड़न जैसे होना। तो इस तरह से पार्किंसन डिसीज की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि ब्रेन की जो सेल्स होती है, जो कुछ केमिकल्स होते हैं, उसकी कमी की वजह से होता है। तो हम ट्रीटमेंट, कुछ मेडिसिन देते हैं, उससे जो सिम्टम है उसको हम कम कर सकते हैं। अल्जाइमर्स जो है वो डिमेंशिया जिसको हम मानते हैं, और ज्यादातर अबव 65 ईयर्स में ज्यादा लोगों को देखने को मिलता है।
अल्जाइमर्स में क्या होता है कि चलने की स्पीड कम नहीं होती, याददाश्त में कमी होती है। तो जैसे कि हमारे जो डेली रूटीन वाली जो चीजें होती है हम भूलने लगते हैं। जैसे मैंने कोई सी चीज रखी भूल गए, जैसे इस चश्मा कहाँ रखा भूल गए, पर्स कहाँ रखा कहाँ भूल गए, या धीरे धीरे फिर यही डिमेंशिया का पार्ट जैसे बढ़ने लगता है तो घर का रास्ता भूलना, लोगों के नाम, लोगों के चेहरे भूलना। जैसे घर के अंदर ही है तो घर के अंदर ही बाथरूम किधर है ये भूल जाना, या घर से बाहर जाने में जैसे हम लोग ज्यादातर लोग मतलब आम लोग क्या करते हैं कि लाइट ऑफ करके जाना होता है, पंखा बंद करके जाना है, लॉक लगा के जाना है। लेकिन डिमेंशिया वाले पेशेंट धीरे धीरे क्या है कि ये सब चीजें भूलने लगते हैं। यदि कोई गैस बर्नर ऑन किया तो ऑन करके ही छोड़ दिया, नमक डाला तो डबल भी डाल दिया, कभी नहीं डाला भूल गए, पता नहीं, या कोई दवाई ली गोली ली डबल खा ली तो भूल गए, कभी खाना खाया खाने के बाद भी याद नहीं रहता है कि मैंने खाना खाया, तो डबल से बोलते हैं कि मुझे खाना खिला दो। तो ये जो अल्जाइमर है डिमेंशिया को आप कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये पहचाने कैसे व्यक्ति की इसकी शुरुआत हो गई है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण यही बात है कि बिल्कुल बिल्कुल ये कॉमन सिम्टम है। जैसे मैंने बताया कि अल्जाइमर की ज्यादातर जो है वो अबाउट 65 एज में जब होती है, लेकिन अर्ली एज में भी अल्जाइमर स्टार्ट हो सकता है। यंग ऑनसेट हम अल्जाइमर जिसको बोलते हैं। जैसे मैंने ये सब सिम्टम बताया कि जो छोटी छोटी जो डेली रूटीन वाली चीजें हैं, धीरे धीरे भूलना, कहाँ रखी चीजें, घर का रास्ता भूलना, लोगों के नाम याद नहीं रखना, ये सब कारण, ये सब सिम्टम है, उससे हम अल्जाइमर्स को पहचानते हैं। और इसके जो ट्रिगर्स थोड़े अलग अलग होते हैं, मतलब बहुत सारे, जैसे किसी को डायबिटीज है, स्मोकिंग है, या हैवी जो अल्कोहल ड्रिंकर्स जो होते हैं, ओबेसिटी है, या कार्डियोवैस्कुलर कुछ प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ये जो कुछ चीजें हैं जो अल्जाइमर डिसीज के लिए ट्रिगरिंग है, ट्रिगर्स करते हैं ये। और अब ऐसे कहें तो अल्जाइमर्स का परमानेंट क्योर तो नहीं है, लेकिन हम मेडिसिन से और रिहेबिलिटेशन से हम जो सिम्टम है उनको कम कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम उनको कम कर सकते हैं। जी। ये जो बीमारियां होती हैं, आपने कहा कि इन पर ठीक की जा सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारे देश में और बाहर की जो दुनिया है, या यूएस की हम बात करें, बिल्कुल कोई क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा शोध होता है इन चीजों पर, क्या शोध की ज्यादा आवश्यकता है, रिसर्च की ज्यादा आवश्यकता है इन बीमारियों पर काम करने की? देखिए, शोध तो ऑलरेडी बहुत सारे हो चुके हैं जी, और मेन अपने इंडिया में थोड़ा सा बीमारियों को लेके अवेयरनेस नहीं है, ये मैं मानता हूँ। कि जैसे मैं भी एक गांव एरिया को भी बिलोंग करता हूँ, तो मैं जो देखा हूँ जब से बड़ा हुआ हूँ कि लोगों को बीमारियों के बारे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है जी। जैसे मैं बताऊं कि यदि किसी को स्ट्रोक हुआ, पैरालिसिस हुआ, लकवा हुआ जी, तो वो डॉक्टर के बजाय ऐसी जगह जाते हैं जहाँ जैसे अंधविश्वास रहता है कि यार वहां जा, हकीम के पास जाए, हकीम और कुछ बाबा लोग ऐसे जगह जाते हैं कि वहां जाने से या झाड़ फूक करने से ये लकवा है वो जल्दी ठीक हो जाता है जी। लोग उसको लकवा नहीं, मतलब कोई हवा में आ गए ऐसे बातें करते हैं, तो उनको समझाना मुश्किल होता है। कई बार ऐसे पढ़े लिखे लोग भी यही करते हैं कुछ तो मतलब अवेयरनेस। ये जो आपने कहा हवा वाला जो कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में एक वर्ग ऐसा है जो विश्वास करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे यदि किसी को पैरालिसिस होता है तो उसका जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, मतलब यदि आप 4.5 घंटे के अंदर यदि हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो एक इंजेक्शन होता है, हम उसको थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं, तो जो सिम्टम है जल्दी से मतलब कम कर सकते हैं उसको। अच्छा। तो ये लोगों को पता नहीं होता है। ये इंजेक्शन बड़े सेंटर जहाँ पे लोगों को पता होता है, तो पूरे जो सेटअप होता है वहां पे सब लगते हैं जी। बट उससे जो सिम्टम है, जो पैरालिसिस है, जल्दी से रिकवर हो जाता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि अगर किसी को पैरालिसिस होता है वो 4.5 घंटे में यदि अस्पताल पहुंच जाता है तो वो क्योर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब स्ट्रोक को पहचानना कैसे है, एक ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे मेडिकल टर्म में हम फास्ट के नाम से बोलते हैं कि फेस में जैसे टेढ़ापन होना है ना, और आर्म में वीकनेस। जैसे यदि आप नॉर्मल है, मतलब आपको यदि घर में यदि किसी को हुआ तो आप कैसे पहचान सकते हो कि हाथ उठाने के लिए जैसे सकते हैं, पैर चलाने के लिए, तो आर्म वीकनेस है क्या, स्पीच में कुछ बोलने में या वॉइस में कुछ चेंजेस हुए, और टी फॉर टाइम। जैसे मैंने बताया कि टाइम पैरालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप टाइम पे यदि डॉक्टर्स या हॉस्पिटल पहुंचते तो आपके जो सिम्टम है काफी जल्दी से ठीक हो सकते हैं। तो अवेयरनेस की कमी है जी। ऐसे ही एपिलेप्सी का हम मानते हैं कि एपिलेप्सी जो मिर्गी की बीमारी होती है, जो कि एक तरह से ब्रेन में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस होने की वजह से होते हैं जी। और बहुत सारे लोगों को एपिलेप्सी के बारे में जानकारी नहीं है। तो मैंने देखा है कि 7-7, 8-8 साल से लोगों को बीमारी है, मिर्गी की बीमारी, लेकिन वो न कभी डॉक्टर के पास जाते हैं। ज्यादातर वही कि 2-3 मिनट तक तो आता है, ठीक हो जाता है, लेकिन
क्या है कि कभी किसी को, बहुत सारे हमारे पास आते भी कि एपिलेप्सी झटका आया, जैसे कोई खाना बना रही, लेडीज है खाना बना रही है और खाना बनाते बनाते यदि मिर्गी आ गई तो हाथ जल दिया, किसी को रोड क्रॉस करते करते यदि मिर्गी झटका है तो एक्सीडेंट, तो ज्यादातर हॉस्पिटल में फिर इस तरह से आते हैं जो मेजर जो इंसिडेंट होने के साथ आते हैं। तो मिर्गी एक क्यूरेबल डिसीज है। आप यदि रेगुलर मेडिसिन लेते हैं और प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो 70 to 80% जो मिर्गी की बीमारी है वो क्यूरेबल है है ना। और जो बच्चे हुए जो केस होते हैं, कुछ जो केस होते हैं जो ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी कहते हैं, तो ऐसे केस भी हम उसको सर्जरी करके भी ठीक कर सकते हैं। अच्छा है ना, जो ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी। तो कहने का मतलब है कि ज्यादातर जो डिसीज है वो सब क्यूरेबल है, बस आपको सही कंसल्ट करना है, आवश्यकता है, दवाओं की जरूरत है, दवाई समय पे लेना है और डॉक्टर से टाइम टू टाइम कंसल्ट करना है। जी। ब्रेन इन्फेक्शंस के कारण कैसे बीमारियां सब होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे जो इन्फेक्शन है, जैसे अपने इंडिया में टीबी की एक बीमारी बहुत कॉमन है ना, तो टीबी की बीमारी भी ब्रेन में जा सकती है। तो ब्रेन में फिर मेनिंजाइटिस जिसको हम बोलते हैं कि ब्रेन का इन्फेक्शन होना, या ब्रेन टीबी की गठान होना, ट्यूबरकुलोमा हम जिसको बोलते हैं, और भी कीड़े की बीमारी भी इस तरह से होती है। तो ब्रेन में इन्फेक्शन भी एक एक्यूट इमरजेंसी है जो न्यूरोलॉजी में हम कहते हैं। और इसका भी हम टाइम पे यदि हम जैसे सारे इन्वेस्टिगेशन और सब करवाएं और टाइम पे यदि ट्रीटमेंट ले तो बिल्कुल क्योर है। जी, आपने कहा कि पेन जो होता है हाथ में या पैर में पेन होता है, ये भी न्यूरोलॉजिकल एक बीमारी है। ये कैसे हुआ? क्योंकि हाथ पैर में तो लोग गठिया समझ जाते हैं कई बार। पेन भी अलग अलग टाइप का होता है, जैसे बताया कि गठियावाद में भी पेन होता है। हेडेक भी एक पेन का ये टाइप है। हेडेक में भी बहुत सारे टाइप्स है, जो हम लोग जो ज्यादातर देखते हैं वो माइग्रेन होता है, टेंशन टाइप हेडेक होता है, किसी को हेमिक्रेनिया कंटिन्यू जो ब्रेन के किसी बस एक ही तरफ ही होता है। अच्छा। और जब से चालू हुआ तब से कंटिन्यू होता है। क्लस्टर हेडेक होता है। अच्छा। किसी को एग्जस्टनल हेडेक भी होता है कि स्पेसिफिक काम करने पे हेडेक होता है। लेकिन जैसे सर्वाइकल पेन है या मस्कुलर पेन, जो मसल्स का पेन होते हैं, बहुत सारे जो विटामिन डी की डिफिशियंसी से भी मस्कुलर पेन होता है। किसी किसी को RLS जैसा होता है, पैरों में नीचे की तरफ, घुटनों के नीचे की तरफ रात के समय ज्यादा जो दर्द होता है, और उस दर्द की वजह से कई बार लोगों को नींद नहीं आती या नींद खुल जाती है। तो ये कई बार लोगों को पता नहीं होता है और पेन किलर हमेशा खाते रहते हैं, लेकिन उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होता है। तो कहने का मतलब है कि यदि ऐसा कोई आपको पेन है जो सालों से है, ठीक नहीं हो रहा, बस आप पेन किलर ले रहे हैं, जब तक पेन किलर ले रहे हैं तब तक ठीक है, तो ऐसे में आपको न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए और अपनी प्रॉब्लम। सर, जो आपने बातचीत की है उससे एक बात समझ में आई है कि अवेयरनेस की कमी बहुत ज्यादा है। क्या एक डॉक्टर का काम जो है, डॉक्टर के अलावा, इलाज करने के अलावा अवेयरनेस का भी होना चाहिए? जब तक अवेयर नहीं होगा व्यक्ति तब तक कैसे वो डॉक्टर तक पहुंचेगा? क्या आप भी कुछ अपनी तरफ से अवेयरनेस? बिल्कुल अवेयरनेस, मेडिकल कॉलेज की हम बात करें, क्या वो अवेयरनेस कैंप लगाता है? बिल्कुल अवेयरनेस तो बहुत जरूरी है। जैसे आपने बताया कि लोगों को जब पता ही नहीं होगा तो वो बीमारी पता नहीं होती, तो उनको पता ही नहीं होता कि मुझे जाना कहाँ है, कि न्यूरोलॉजी के पास जाना है, कि मुझे ऑर्थोपेडिक्स के पास जाना है, या मुझे सर्जन के पास जाना है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। तो एक तो डॉक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेशेंट के पास, या ऐसे जैसे मैं अपने गांव एरिया से हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं सबसे पहले मैं उस एरिया को शिक्षित करूं, लोगों को बीमारी के बारे में जागरूक करूं। तो हमने जैसे डिग्री होने के बाद न्यूरो क्लिनिक ऑन व्हील्स जो हमारे फादर के नाम पे स्टार्ट किया है, न्यूरो क्लिनिक ऑन व्हील्स, जिसमें हम लोग गाँव में जाके लोगों को बीमारियों के बारे में, जो न्यूरोलॉजिकल डिसीज उनके बारे में अवेयरनेस देते हैं, समझाते हैं, उनका कंसल्टेशन करते हैं और फ्री मेडिसिन भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा। और इंडेक्स की तरफ से भी, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की तरफ से भी हमने जगह जगह पे कैंप लगाए हैं, और फ्यूचर में भी ये प्लानिंग है कि हम हर महीने अलग अलग एरियाज को चूज करके वहाँ पे फ्री कैंप करें, लोगों को बीमारी के बारे में जागरूक करें और फ्री कंसल्टेशन, फ्री मेडिसिन दे। और ऐसे पेशेंट जिनको एडमिशन की जरूरत रहेगी उनको आयुष्मान योजना के अंतर्गत भर्ती करके उनकी सारी जांचें, सारी जो दवाइयां हैं, पूरा निःशुल्क कंसल्टेशन करेंगे। पूरा मतलब जांचों से लगा के पूरा इलाज जो है वो आयुष्मान योजना के अंतर्गत पूरा फ्री करेंगे। और ये इंडेक्स में ये सब फैसिलिटी है। तो मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि यदि कोई ऐसा कहता है कि यार मैं गरीब हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, तो सरकार ने आयुष्मान योजना स्टार्ट की है, और आयुष्मान योजना के अंतर्गत आपकी सारी बीमारियों का इलाज, सारी जांचें और इलाज निःशुल्क हो रहा है। तो बस आपको जानकारी होनी चाहिए, और आप अच्छे अस्पताल पे पहुंच के इंडेक्स में आके आप निःशुल्क इलाज भी करा सकते हैं।
सर एक महत्वपूर्ण सवाल और मन में था कि अधिकतर आजकल प्री स्क्रीनिंग का एक कॉन्सेप्ट आ गया है कि आप पहले पता कर लें, आपकी जांचें ऐसी क्या न्यूरोलॉजी की ऐसी जो बीमारियां होती हैं उनकी प्री स्क्रीनिंग ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है? देखो, बहुत सारे ये जो डिसीजेस होती हैं वो सच में कई बार पता नहीं चल पाती है। यदि किसी को, हमारे पास बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं डायरेक्टली कभी सीजर के साथ या वीकनेस के साथ आते हैं। जी हाँ। वीकनेस होना मतलब सिर्फ पैरालिसिस या लकवाई हुआ ऐसा नहीं है जी। कई बार ब्रेन में यदि गठान है, ब्रेन में कोई लीजन है, तो धीरे धीरे वो गठान जैसे जैसे बढ़ती है तो ताकत भी एक तरफ या एक शरीर के एक हिस्से में कम होने लगती है। तो यदि स्क्रीनिंग, वैसे यदि प्रोग्राम अच्छी बात है कि यदि अर्ली हम स्क्रीनिंग कर लें जी, तो डिसीज को हम अर्ली रिकॉग्निशन करके सही टाइम पे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें जी। कई बार जैसे पेशेंट को हेडेक हो रहा है, जैसे मैं बताया कि हेडेक हो रहा है तो माइग्रेन, टेंशन टाइप ये है, लेकिन हर किसी पेशेंट को यदि हेडेक हो रहा है तो माइग्रेन या टेंशन टाइप हेडेक नहीं बना सकते। तो हेडेक के कारण अलग अलग हो सकते हैं। उसमें ये भी हो सकता है कि आपके ब्रेन में कोई गठान हो, कोई ट्यूमर हो, तो उसके लिए आपको सही समय पे फिर सीटी स्कैन या एमआरआई की जरूरत होती है। यदि आप टाइम पे वो नहीं कराओगे तो वही गठान जो छोटी सी थी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। अब वो इतना बड़ा ट्यूमर हो गया है कि अब निकालने के लिए भी प्रॉब्लम होती है और कई बार फिर वो डिफिसिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्क्रीनिंग, यदि आपको कोई भी ऐसे सिम्टम है, कुछ भी ऐसा लग रहा है, तो आपको वो इन्वेस्टिगेशन करवा लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है सर। इसका एक अंतिम सवाल ये है कि अलग तरह का सवाल है कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं इस वक्त, जो अभी पढ़ रहे हैं और आपके इंटरव्यू के बाद में वो शायद न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहें, तो कैसे वो इस सुविधा में आगे बढ़ सकते हैं, क्या करना होगा उन्हें? देखिए, इसमें तो सिंपल एक ही वे है कि जैसे मैंने एमबीबीएस किया, फिर एमडी मेडिसिन किया जी, और एमडी मेडिसिन के बाद फिर मैंने डीएम के लिए प्रिपरेशन किया जी, और फिर डीएम के लिए मुझे फिर बड़ौदा गुजरात में कॉलेज मिला जी। तो एमबीबीएस के साथ साथ मतलब आज की तारीख में ये कि देखो, मेडिकल की पढ़ाई जो है बहुत लंबी है। एमबीबीएस 4.5 साल, फिर 1 साल की इंटर्नशिप, फिर पीजी करो 3 साल, फिर 1 साल का गवर्नमेंट का जॉब कंपलसरी, फिर ये। बट आज की तारीख में सुपर स्पेशलाइजेशन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होते जा रहा है ना। लोगों में भी अवेयरनेस आ गई है कि अभी मुझे यदि किसी को हेडेक हो रहा है या पैरालिसिस हुआ तो वो सोचते हैं कि इसे स्पेशलिस्ट के पास ही जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इतना टफ नहीं है जैसे कई बार लगता है कि यार न्यूरोलॉजिस्ट बनना भी बहुत बड़ा टफ है। हालांकि मैं भी पहले ऐसे सोचता था, लेकिन आज की डेट में लगता है कि इतना कुछ भी नहीं है। स्टेप बाय स्टेप सब चीजें हो जाती है। आप एमबीबीएस करने के बाद फिर जब आप पीजी की तैयारी करते हो तो पीजी तैयारी करते करते पीजी भी हो जाएगी जी, उसके बाद डीएम भी हो जाएगी। तो ऐसा बहुत ज्यादा टफ नहीं है न्यूरोलॉजिस्ट बनना। बस आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, है ना। आपको अपने जो वर्क है उस पर डेडिकेशन और बहुत जरूरी है। और निश्चित रूप से आप उसके सबसे बड़ा उदाहरण है कि आपने जो है एक छोटी जगह से उठ के आप जो है आपने इतना कुछ किया, और अब तो अवेयरनेस जैसे कैंप भी कर रहे हैं और बीमारियों के इलाज भी कर रहे हैं। डॉक्टर के.एस. रावत हमसे बातचीत हुई और हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी न्यूरोलॉजिस्ट के बारे में। बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू। तो न्यूरोलॉजी की बीमारियों के बारे में आपने समझा, उस लक्षणों के बारे में समझा, और ये भी समझा कि यदि हम जितनी जल्दी उसके बारे में अवेयर हो जाएंगे, जान जाएंगे, उतनी जल्दी हम उस इलाज पर काबू पा पाएंगे। आज ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं हो। मुझे लगता है कि आप सिर्फ अवेयर हो जाएं और लोगों तक पहुंचेंगे तो शायद आप स्वस्थ रह सकते हैं। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।